खोजते बड़भागी राम नाम बोल बोल। मैं आचार्य कुंज बिहारी आज के ध्यान सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, ओशो धारा मैत्री संघ पंजाब का साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। उसी के अंतर्गत आज भी यह कार्यक्रम होने जा रहा है और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों के बीच में ओशो धारा के बहुत ही प्रतिभाशाली आचार्य माँ शशि खुल्लर जी बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आई हैं, पंच तत्वों का महत्व। ये पंच तत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इस पे विस्तार से हम सभी को बताएंगे और फिर ध्यान की गहराई में हम सबको लेकर के जाएंगे। माँ का परिचय क्या दिया जाए, परिचय कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, समझ में नहीं आता है। माँ प्रतिभाशाली है, बहुत ही प्रतिभा के धनी है। संक्षिप्त आप सभी मित्र तो वैसे माँ शशि खुल्लर जी से परिचित है, तब भी दो शब्द जरूर हम कहेंगे। हमारी माँ शशि खुल्लर जी ओशो धारा के बहुत ही अनुभवी आचार्य हैं, जालंधर से हैं और हमारे जालंधर के कोऑर्डिनेटर हैं, डब्ल्यूई के पंजाब के भी कोऑर्डिनेटर हैं। माँ का कुछ संसारिक जीवन इस तरह से है। माँ 1979 में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डीएवी कॉलेज में ज्वाइन की और 2014 में प्रोफेसर के पद से रिटायर ली और तब से कंटिन्यू गुरु सेवा में लगी हुई है। माँ के पतिदेव जी डॉक्टर हैं, वो भी ओशो धारा से जुड़े हुए हैं। माँ के दो बेटे हैं, बहू हैं, सभी लोग ओशो धारा से जुड़े हुए हैं। बड़े बेटे जो हैं अमेरिका में अपना सेट है और छोटे बेटे स्वामी केतन जी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। बहू भी मोगा कॉलेज में प्रोफेसर हैं। पूरा परिवार जो है बहुत ही संपन्न परिवार है और संपन्न परिवार के साथ साथ अध्यात्म में भी बहुत ही रुचि है। जैसा कि आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आचार्य माँ शशि खुल्लर जी के जो छोटे बेटे हैं स्वामी केतन जी, जो हमारे पंजाब के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं, गुरु सेवा के रूप में बहुत ही सुंदर भूमिका निभा रहे हैं। माँ स्वभाव से बहुत ही सरल है, सहज है। जितनी भी हम अगर तारीफ करना चाहें वो कम ही है। लेकिन ये सब संसारिक सफलता तो थी माँ के, लेकिन अंदर एक प्यास थी, तड़प थी। अलग अलग साधना के लिए गई माँ, बहुत से संस्था में भी गई, लेकिन प्यास जो की त्यों बनी ही रही। जब 2002 में हमारे ओशो धारा में समर्थ गुरु से दीक्षित हुई, तब जा करके वह प्यास बुझी, जब वह ओंकार का श्रवण की और माँ ध्यान समाधि से लेकर के और चरैवती तक के यात्रा कर चुके हैं। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाहर के संपन्नता से तो भरपूर है, भीतर कितनी गहराई से माँ भरी हुई। और ये हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है, आज उनके मुखार बिंदु से हम लोग इस टॉपिक पे सुनेंगे कि क्या है पंचतत्व का महत्व। हमारे ओशो धारा के आचार्य श्री हैं, सब जगह ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रोग्राम माँ कराती रहती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए
माँ के आने से पहले एक दो सूचनाएं हैं, हम आपको जरूर शेयर करेंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल में 2 बार हम लोग माधोपुर महोत्सव मनाते हैं। माधोपुर महोत्सव क्या है कि हमारे साल में 2 बार समर्थ गुरु का आगमन यहाँ पे होता है। वैसे तो हमारे माधोपुर आश्रम में 365 दिन कार्यक्रम चलता रहता है, सभी साधक वहां जाते हैं और अपना ध्यान का सत्संग का आनंद लेते हैं। लेकिन यह विशेष है, तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि माधोपुर में हमारे समर्थ गुरु का जो कार्यक्रम है कि 27 तारीख हमारे समर्थ गुरु माधोपुर आश्रम में आएंगे। उस दिन उनका स्वागत होना है और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, उसका उद्घाटन भी उसी दिन करेंगे। तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, कृपया आप माधोपुर आश्रम में जरूर आए और वहां पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। ऊर्जा समाधि, ज्ञान समाधि और नेचर हीलिंग का कार्यक्रम काफी। और मित्र जो भी अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं वो जल्दी बुकिंग करा लें, क्योंकि लगभग सीट वहां पे फुल हो चुका है। क्योंकि जब गुरुदेव आते हैं तो वहां का माहौल बहुत और सुंदर हो जाता है। और जब पंजाब के क्या कहने, पंजाब सभी मित्र, सभी कोऑर्डिनेटर, सभी जोनल कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, सभी साधक पहुंचते हैं। तो सबसे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस बार भी आप सभी लोग पहुंचे और उस महाराज का हम लोग आनंद लें। दूसरे सूचना ये है कि ये संसद हमारा होने वाला है 22, 23, 24, जिसमें कि 19 से लेके 24 तक हमारे मूर्थल आश्रम में कार्यक्रम चलेगा। तो उसमें जो भी मित्र भाग लेने जा रहे हैं वो अपनी जल्दी से जल्दी बुकिंग करवा लें और अपना उसमें भी वहां भी जरूर पहुंचे। वहां भी समर्थ गुरु का दर्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय हमारे समर्थ गुरु का जन्मोत्सव भी बहुत ही धूमधाम से वहां पे मनाया जाएगा। तो आप जरूर पहुंचे। विशेष करके हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे आचार्य को तो पहुंचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो आचार्य अगर संसद में नहीं पहुंचता है तो 1 साल के लिए समर्थ गुरु परमिशन नहीं देते हैं ध्यान समाधि या और कार्यक्रम आचार्य के रूप में करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वहां भी जरूर आप पहुंचे। एक सूचना और हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को ये ओशो धारा मैत्री संघ जो कंटिन्यू 2 साल से यह कार्यक्रम करा रहा है, कैसा आप लोगों को लग रहा है? क्या इसका कुछ फीडबैक, ये प्रोग्राम अच्छा आप सभी को लग रहा है? कृपया अपना, बहुत सुंदर। तो ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहेगा। हाँ, आज ये 15 अक्टूबर है, तो चूंकि पंजाब ओशो धारा संघ मुरथल भी जा रहा है और मुरथल के बाद फिर सभी मित्र माधोपुर आश्रम जाएंगे, तो इसके कारण हमारा जो ये अभी ऑनलाइन प्रोग्राम है 2 सप्ताह नहीं होगा, जैसे कि आने वाले सप्ताह में और नेक्स्ट सप्ताह में, क्योंकि सभी साधक माधोपुर आश्रम जाएंगे और मुरथल आश्रम में जाएंगे। अगला जो ऑनलाइन कार्यक्रम होना है वो 3 अक्टूबर को सुनिश्चित हो चुका है और सभी साधक तब तक इंजॉय करें, अपने घर पे जो है वहां पे अपना ध्यान करें, क्योंकि हर एक तरह के ध्यान विधि पंजाब मैत्री संघ पे हो चुका है। अगर किसी को भी कोई भी ध्यान की जरूरत है तो कृपया हमसे संपर्क करेंगे और हम ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप कंटिन्यू उस ध्यान को करते रहिए। और एक सूचना है कि जैसे ओशो धारा 365 हमारा चल रहा है, जो मित्र उससे जुड़ गए हैं बहुत सुंदर है, जो नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं। मात्र 300 रुपया दे करके 1 हफ्ते कंटिन्यू 6 से 7 अलग अलग
प्रशिक्षित आचार्यों द्वारा आप ध्यान कर सकते हैं और उस रविवार के दिन 6 से 7 आप समर्थ गुरु का आप आशीष वचन सुनेंगे और आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम माँ शशि खुल्लर जी से निवेदन करेंगे कि कृपया आए और हम लोग को ये पंच तत्वों के विषय में जानकारी दें और ध्यान की गहराई में ले जाए। धन्यवाद, प्रणाम, वेलकम माँ शशि खुल्लर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कुंज बिहारी जी। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और सभी मित्रों को जो आज जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आचार्य जी ने तो बहुत तारीफ कर दी, इतनी कुछ करने की जरूरत क्या थी। बस मुझे तो इतना ही पता है कि मैं अपने समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की शिष्या हूँ और इसी में गौरव महसूस करती हूँ। बाकी सब परिचय तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यही हमारी खुशी है, यही हमारा गौरव है। और मैं आप सभी मित्रों का धन्यवाद भी करती हूँ और पंजाब ओशोधारा संघ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है आप सबके सामने रूबरू होने का। इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में बात करें तो मैं स्वामी केतन जी से निवेदन करती हूँ कि वो पहले गुरु वंदना लगा दें ताकि हम अपने समर्थ गुरु का, परम गुरु ओशो का, परम गुरु नानक देव जी का और परम गुरु सूफी बाबा का आशीर्वाद लें और फिर हम ये चर्चा शुरू करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सभी गुरु वंदना में अपने भावों को जोड़ें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनञ्च शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का टॉपिक है पंच तत्वों का महत्व। प्यारे मित्रों, आप सबने सुन रखा है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और मुझे आशा है कि आप सभी परिचित हैं ये पंचभूत कौन कौन से हैं। फिर भी मैं 2 शेयरिंग लेना चाहूंगी आपसे, सुनना चाहूंगी कि ये कौन कौन से 5 तत्व हैं। कृपया अपने हैंड रेज करें और हम बताएं कि ये कौन कौन से पंच तत्व हैं। सवाल तो कठिन नहीं है। प्रणाम। प्रणाम। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। माने कहते हैं ना, पवन, पानी, पृथ्वी, अग्नि और आकाश पंचभूत के खेल से बना जगत का पाश। तो प्यारे मित्रों, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है
5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है और 5 तत्वों से ही ये ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सभी योगिक प्रैक्टिसेस, चाहे हम यम कहें, नियम कहें, आसन कहें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, समाधि करें, जो भी हम करते हैं, ये सभी इन 5 तत्वों की शुद्धि के लिए है, क्लेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स। यदि हमारे एलिमेंट्स की शुद्धि हो जाती है तो हम एक बहुत अद्भुत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन 5 तत्वों को तो हमारा शरीर बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ये शरीर 5 तत्वों का खेल है। शरीर तो क्या, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों का खेल है। हमने ये भी बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर 3/4 यानी 3 हिस्सा जल है और 1/4 सॉलिड है, जिसमें पहाड़ वगैरह आ जाते हैं। हमारे खाने में भी अगर हम ऐसा ही प्रोपोर्शन रख लें कि 70% कम से कम वाटर कंटेंट हो, तो हमारे शरीर में इन तत्वों की पूर्ति बड़ी आसानी से होती है। वेस्टर्न सोसाइटी ने तो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस मामले में उनकी रिसर्च बहुत कम है। ये सारी रिसर्च भारत में हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भी उनको फॉलो कर रहे हैं। फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जिससे हमें वो पौष्टिक आहार नहीं मिलता। अगर हम बॉडी के क्लींजिंग की बात करें तो अगर हम फ्रूट खाते हैं तो उसमें 90% जल तत्व होता है, और अगर हम वेजिटेबल खाते हैं तो 70% जल होता है। हम ये सोचते हैं कई बार कि चलो जो खाना है खा लेते हैं, बाद में पानी पी लेंगे, लेकिन बाद में पानी का वो इफेक्ट नहीं होता, वो काम नहीं करता जो खाने के अंदर जो मात्रा होती है जल की, वो काम करती है। हमारे शरीर में करीब 12% पृथ्वी तत्व है। वायु तत्व को मैनेज करना आसान है, क्योंकि श्वास से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फायर तत्व भी हमें काफी हद तक मिल जाता है, और 6% के करीब आकाश तत्व है। आकाश तत्व जो है वो तो काम आता है ज्यादा मिस्टिकल प्रैक्टिसेस के लिए। अगर हम बाकी 4 तत्वों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो हम बहुत हेल्दी रह सकते हैं। वैसे तो हम अपनी बॉडी को खुद क्रिएट करते हैं। बाहर से हमें शरीर बहुत अच्छा लगता है, हम इंप्रेस होते हैं और ख्याल भी रखते हैं इसका, लेकिन देखा जाए तो जो भीतर चल रहा है वो एक मिरेकल है। हम खाना खाते हैं, जल पीते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट, दूध, सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, अपने आप उसका ब्लड बन रहा है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। और चाहे इंसान ने कितनी भी तरक्की की है, ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी है कि हम उसमें ये सारी चीजें डाल दें और वो ब्लड बन के तैयार हो जाए। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर संभव है। कितना बड़ा मिरेकल है ना। हमारा ब्रेन बहुत जबरदस्त कंप्यूटर है। सारे कंप्यूटर्स इस ब्रेन की छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस हैं। हम ब्रेन की फंक्शनिंग को, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को देख के खुश होते हैं, हैरान होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी मैनिफेस्टेशन है हमारे ब्रेन की। इसकी फंक्शनिंग तो बहुत कमाल की है। अब हम इन 5 तत्वों की एक एक करके थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आकाश तत्व की चर्चा करते हैं। आकाश तत्व का स्थान विशुद्धि चक्र है। ये 5 तत्वों में सबसे प्रथम तत्व है। ये तत्व सभी चल अचल वस्तुओं में विद्यमान है।
इसका गुण है शब्द। हमारे समर्थ गुरु हमें बताते हैं कि जब हमारा जन्म होने से पहले जीवात्मा के तौर पर हम आते हैं, या बीज आत्मा के तौर पर कुछ भी कह सकते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं तो आकाश तत्व लेके आते हैं। बाकी 4 तत्व हमें माँ के गर्भ से मिलते हैं और तब ये जीव बनता है। जन्म होने के बाद जीव कहते हैं। ये जो आकाश तत्व है इसे शून्य भी कह सकते हैं। जिस प्रकार ईश्वर निराकार है, आकाश तत्व भी निराकार है। जिस प्रकार ईश्वर सत्य और शाश्वत है, उसी प्रकार ये तत्व भी सत्य है, शाश्वत है, निर्विकार है। मृत्यु के बाद भी ये एज इट इज बना रहता है और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर के तौर पर ये शरीर को छोड़कर वैसे वापस लौट जाता है स्पिरिट वर्ल्ड में, जहां से ये आया था। ब्रह्मलोक से आया था। बाद में जहां भी, जैसे सदगुरु बताते हैं हमारे कि हम मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, टूट फूट की रिपेयर होती है, तो फिर ये आकाश तत्व तो हमारे साथ ही जाता है, वहां से हमारे साथ आता है और यहाँ 4 तत्व लेके डेथ के बाद 4 तत्व यही छूट जाते हैं और आकाश तत्व लेके हमारा सूक्ष्म शरीर वापस चला जाता है। हमारा शरीर कितना, जितना टॉक्सिन फ्री होगा, जितना फ्लेक्सिबल होगा, ये इंडिकेशन है कि आकाश तत्व की मात्रा भरपूर है। जिसके शरीर में आकाश तत्व की जितनी अधिक मात्रा होती है, उतना ही शरीर हल्का फुल्का स्वस्थ होगा। वैसे तो शरीर के हर अंग में आकाश तत्व होता है। अगर हम मोटी भाषा में बात करें, यानी कि एम्प्टी स्पेस कह सकते हैं इसको। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट तत्व है शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हम इसको कैसे प्राप्त करें? तो आकाश तत्व को प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका है, सबसे उत्तम साधन है उपवास करना या आहार के नियमों का पालन करना। उपवास का महत्व तो आप जानते हैं, सभी धर्मों में बताया गया है। जैसे हम 6 दिन अपना ड्यूटी करते हैं, ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं, 1 दिन की छुट्टी करते हैं, तो उसी तरह अगर हम 6 दिन भोजन करें और 7वें दिन थोड़ा सा अपने स्टमक को रेस्ट दे लें, तो हमें आकाश तत्व की पूर्ति हो जाती है। और अगर हम भूख से थोड़ा कम खा लें, तो भी हमारी आकाश तत्व की कुछ काफी हद तक पूर्ति होती है। हमने देखा होगा कि जब हम ठूस ठूस के भर लेते हैं ना, खा लेते हैं, अपना बहुत स्वाद में ज्यादा खा लिया, तो उससे हमारे शरीर में भारीपन आ जाता है, सुस्ती पड़ जाती है, कुछ करने को मन नहीं करता। तो ये इंडिकेशन है कि आकाश तत्व की कमी आ गई है। फिर हम थोड़ा गैप दे दें, उपवास कर लें, तो उससे क्या होगा, जो प्राण शक्ति है हमारी, वो अंदर की सफाई करेगी, अंदर के जितने वेस्ट मैटर है उनको बाहर निकाल लेगी, क्योंकि शक्ति तो वही है, चाहे उसको डाइजेशन में लगा लें, चाहे उसको शरीर की सफाई में लगा लें। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा अगर हम बीच बीच में थोड़ा सा फास्ट करें या हल्का खाना खाएं या आहार जो है उसका विज्ञान को फॉलो करें, यानी पौष्टिक आहार लें। दूसरी बात, जब हम नींद में होते हैं तो आकाश तत्व हमें मिलता है डीप स्लीप में। जब स्वप्न आते हैं तब नहीं, तब तो हमारा ये ब्रेन है, जो माइंड है, वो एक्टिव है, वो विचार चल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। डीप स्लीप में हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। जब हम रेस्ट करते हैं, आराम से लेट गए, रिलैक्स करना शुरू कर दिया, तब भी आकाश तत्व मिलता है। लेकिन रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि हम लेट जाएं और मोबाइल चलाते रहें, ये रेस्ट नहीं होगा। फिर तो हमारा माइंड वैसे ही काम कर रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा हमें। खूब हंसें, योग की एक क्रिया है ना, हंसी क्रिया, तो हंसने से क्या होता है, हमारे अंदर आकाश तत्व की वृद्धि होती है। हमारे समर्थ गुरुदेव तो कहते हैं रोज गाने गाने चाहिए। हमारी प्रेम गीता में जब हम दर्शन दरबार में जाते हैं
मुरथल जाते हैं, दर्शन दरबार का समय होता है तो हम सारे गाने गाते हैं। तो सिंगिंग से, हमिंग से भी आकाश तत्व बढ़ता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, गाएं, नाचें, आराम करें, गहरी नींद सोएं, भोजन यथा उचित खाएं, कभी कभी उपवास कर लें, तो हमें आकाश तत्व की भरपूर मात्रा मिलती रहेगी और हमारा शरीर स्वस्थ, फ्लेक्सिबल, हल्का फुल्का रहेगा। अब बात करते हैं वायु तत्व की। दूसरा तत्व पंच महाभूत में है वायु तत्व। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, ये बाकी के चारों तत्व आकाश तत्व से ही निकले हैं। वायु तत्व आकाश तत्व से ही निकला है। इसके दो गुण हैं, शब्द और स्पर्श। ये तत्व प्राणियों का प्राण है। जल और भोजन के बिना, जैसे हम जानते हैं, कुछ दिन हम रह सकते हैं, लेकिन वायु कुछ मिनट ना मिले तो बस प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो वायु चक्र का स्थान कहाँ है? हृदय में, अनाहत चक्र। ये वायु तत्व का स्थान है। जब वायु तत्व बैलेंस्ड होता है तो हमारे अंदर प्रेम, शांति, करुणा स्वभाव में सहजता से आ जाती है। तो जाहिर है कि जब हृदय चक्र स्थान है वायु तत्व का और वायु तत्व बैलेंस्ड है, हृदय प्रेम से भरा होगा, करुणा होगी उस व्यक्ति में, शांति होगी। लेकिन जब वायु तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो मन में अशांति, भय आ जाता है। और बैलेंस, इम्बैलेंस कब होगा? कंटेमिनेटेड एयर में हम रहेंगे, जैसे दूषित वातावरण में रहें, बंद कमरे में रहें जहां ताजी हवा नहीं आती है, तो फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्लड को, और ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, हमें सुस्ती पड़ जाएगी, मन भी बेचैन सा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारे समर्थ गुरु हमें बताते हैं, इतना कितना जोर देते हैं हमारे समर्थ गुरु की, डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, ताजी हवा में करें, और योगा करें, प्राणायाम करें। ये सब हमारे समर्थ गुरु हमें सब तरह से शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए ही बताते हैं। और हमारे समर्थ गुरु ने ऐसे प्रोग्राम भी डिजाइन किए हैं, जैसे योगा का प्रोग्राम है। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति योगा के प्रोग्राम करे और रोज योग करें हम। तो क्या होता है, जब हम ताजी हवा में सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो। हवा, ये ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में लंग्स में जाकर ब्लड से मिलकर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और ब्लड का कलर रेड हो जाता है। जैसे ब्लड इम्प्योर है तो ब्लू कलर होता है उसका, लेकिन जब प्योरीफाई हो जाता है तो एकदम रेड हो जाता है। वैसे तो हम एक दिन में जितना भोजन करते हैं और जितना जल ग्रहण करते हैं, उससे 7 गुना ज्यादा हम वायु ग्रहण करते हैं। तो वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि हम सब, जैसे हमारे समर्थ गुरु बताते हैं कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि जैसे हम भाव करते हैं, जैसे सम्मोहन प्रज्ञा में मैंने बात की सदगुरु से। मैंने कहा सम्मोहन प्रज्ञा में क्या हम दूसरे के लिए भी भाव कर सकते हैं? तो सदगुरु कहते हैं, यहाँ दूसरा है कौन? मैं तो सोच में पड़ गई भी, वाकई यहाँ दूसरा तो कोई नहीं होगा। जब हम सब में वही आत्मा है, हम सब में वही ऊर्जा चल रही है, हमें जीवित रख रही है, तो दूसरी और सारी चीजें हमारी हवा के तौर पर हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर, जितने भी जीव हैं यहाँ पर, हम श्वास जो छोड़ते हैं कोई दूसरा ले रहा है, कोई दूसरा छोड़ रहा है, हम ले रहे हैं। तो हम किस तरह से जुड़े हुए हैं, ना केवल जीव, ना केवल प्राणी, बल्कि पेड़ पौधे, सभी, सूर्य चंद्रमा तारे सब जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे जो भी श्वास छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब
हम सभी एक तरह से जुड़े हुए हैं, देखने में अलग अलग हैं लेकिन अंदर से सब कनेक्टेड हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट तत्व है, तो हम इसको प्राप्त कैसे करें? इसको प्राप्त करने के कितने साधन हैं? सबसे पहले एयर बाथ। एयर बाथ क्या है? सुबह सुबह उठ के जब हम सूर्य उदय से पहले वॉक के लिए जाते हैं, सैर करने जाते हैं ताजी हवा में, इस पे जोर दे के कह रही हूँ, तो उसे हम एयर बाथ कहते हैं। एयर बाथ से हमारे शरीर की बाहरी व भीतरी दोनों तरह की शुद्धि होती है। जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, तो सिर्फ नाक से ही नहीं लेते, हमारे शरीर के जितने पोर्स हैं, असंख्य पोर्स हैं शरीर के ऊपर, वो सभी भी हमारे शरीर की खिड़कियां हैं। उनमें से भी, उससे भी हम श्वास लेते हैं, वो भी श्वास लेती हैं, चाहे हम इसकी तरफ ध्यान दें या ना दें। और वैसे जिस तरह हमें घर को स्वच्छ रखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खुले रखने चाहिए, उसी तरह अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमारे जो पोर्स हैं वो खुले रहने चाहिए। कैसे खुले रहेंगे? हम रोज स्नान करें, गर्मियों में दिन में 2 बार, सर्दियों में कम से कम 1 बार। और उससे क्या होगा? स्नान करने से जो पसीना या किसी तरह से हमारे ये बंद हो गए हैं पोर्स, स्नान करने से वो खुल जाते हैं। और उसमें वायु तत्व का संचार जो है वो इजीली हो जाता है, वायु तत्व उसमें प्रवेश कर सकती है। जब हम वॉक करते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो हम ऐसे कपड़े पहने जिसमें से हवा गुजर सके, जैसे कॉटन के कपड़े। कपड़े कम पहने, गर्मियों में तो कम पहन सकते हैं, सर्दियों में तो चलो वुलन्स पहनने होते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े पहने कि हवा उसमें से गुजर सके। कॉटन के कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें छेद होते हैं और वायु का फ्लो जो है अंदर जाता है। सिंथेटिक्स कभी नहीं पहने, क्योंकि सिंथेटिक में हवा पास नहीं होती और हमारे पोर्स को वो फ्रेश एयर नहीं मिलती जिसकी उन्हें जरूरत है। और जब हम वॉक करें तो नेचुरल सराउंडिंग में करें, क्योंकि वहां भरपूर मात्रा है ऑक्सीजन की। पेड़ पौधे कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसमें अगर हम ग्रीनरी में सैर करते हैं तो वो हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है। हमारे समर्थ गुरु देखो कितना कुछ हमारे लिए सोचते हैं, कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ हम बताते हैं और सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर रोज 10,000 स्टेप्स हमें चलने हैं, तो अगर पौना घंटा सुबह पौना घंटा शाम को सैर करें तो 10,000 स्टेप्स हो जाएंगे। और साथ में वो डीप ब्रीदिंग का भी बहुत जोर देते हैं, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से भी साथ साथ वो सुमिरन जोड़ दिया है ना, सोने पे सुहागा। एक तो शरीर स्वस्थ हुआ और साथ साथ साधना भी हो रही है, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब हम वॉक करें तो ट्रैफिक वाले एरिया में ना करें, वाटर बॉडी हो वहां कर सकते हैं, नेचुरल सराउंडिंग में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वायु तत्व लेने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। वो भी हमारे समर्थ गुरु ने कितनी विधियां बनाई हैं प्राणायाम की, वो हमें बताते हैं प्राणायाम सुमिरन कीजिए। उससे भी क्या होगा? हमारी साधना भी हो जाएगी और हमें प्राण शक्ति भी मिलेगी। प्राणायाम से प्राणों का विस्तार होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो हम प्राणायाम जरूर करें, दिन में कम से कम 2-3 बार तो करें, सुबह शाम तो पक्का ही करें। अगर हम मसाज भी करते हैं कभी कभी तो वो भी कई बीमारियों को रोकती है, उससे भी वायु तत्व बैलेंस होता है। मुद्राज लगाएं, हमारे समर्थ गुरु ने मुद्रा चिकित्सा रखी हुई है। ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतीक है। जैसे अंगूठा है अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये इंडेक्स फिंगर जो है वो वायु तत्व का प्रतीक है, मिडिल फिंगर आकाश तत्व का, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी तत्व का, और ये जो लिटिल फिंगर है वो जल तत्व का प्रतीक है। तो जब हम इन उंगलियों से मुद्रा बनाते हैं, अगर तो हम फोल्ड करके प्रेस करते हैं मिडिल पार्ट को, तो उससे वो वाला तत्व कम होना शुरू हो जाता है।
अगर हम उसके बेस पे, जिस भी उंगली के बेस पे अपने अंगूठे से टच करते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर अंगूठे के टिप के साथ जिस भी उंगली को मिलाएंगे, वो वाला तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाता है, सम होना शुरू हो जाता है। तो हम मुद्राएं करें, जब वायु तत्वहीन है तो वायु मुद्रा लगा लें। इस तरह से हम मुद्रा विज्ञान को अगर जान लें, मुद्रा चिकित्सा कर लें, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। फिर बंद लगा सकते हैं, वो भी प्राणायाम का ही एक पार्ट है। उससे भी हमारे जो है 5 ये वायु तत्व बैलेंस होता है। तो ये थोड़ी सी बात हुई वायु तत्व की। आगे हम बात करते हैं अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व भी कैसे बना, ये भी कहते हैं कि आकाश तत्व और वायु तत्व से फिर अग्नि तत्व बना। ये तीसरा तत्व है 5 तत्वों में से। इसके 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। ये जीवन का उत्पादक है। इसके बिना कोई जीव या पौधा ना तो उत्पन्न हो सकता है, ना विकसित हो सकता है। और इसका प्रतीक क्या है? सूर्य अग्नि का प्रतीक है, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा हमें मिलती है वो सूर्य की ही ऊर्जा है। चाहे वो अग्नि जला के लें या बिजली से लें, लेकिन वो सूर्य की ही ऊर्जा है। सूर्य को तो जगत की आत्मा कहा गया है। और हम जानते हैं कि हमारे भारत में सूर्य को, अग्नि को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। जब हम जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं तो अग्नि तत्व हमें मिलता है। सूर्य न हमें केवल प्रकाश और गर्मी देता है, बल्कि बुद्धि और दीर्घायु भी देता है। सूर्य के प्रकाश का अगर हम सेवन करते हैं तो मस्तिष्क में एक मैग्नेटिक पावर आती है, जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। अगर हम देखें, सूर्य से हमारी भूख, प्यास, पाचन क्रिया सबका संबंध है। तभी तो कहते हैं ना कि सूर्यास्त होने के बाद हमारी पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है। तो बहुत वैसे तो आहार नहीं लेना चाहिए, खाना पहले ही खा लें तो अच्छा है, लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद खाना है, आपकी ड्यूटीज हैं, आपका मतलब जैसे काम किए जाते हैं, इतनी जल्दी नहीं आ सकते सूर्यास्त से पहले, तो हल्का आहार लें, हल्का भोजन लें, क्योंकि हमारी भूख प्यास इसी से जुड़ी हुई है। इसी से फूल खिलते हैं, सूर्य के रोशनी में फूल खिलते हैं, फल पकते हैं, और यहाँ तक कि औषधियां भी, औषधियों में जो अलग अलग गुण हैं, वो भी सूर्य की गर्मी से ही उनमें पनपते हैं, उनमें विकसित होते हैं। इसलिए सूर्य के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अग्नि तत्व कम पड़ जाए, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे सुस्ती पड़ी रहेगी, शरीर निर्जीव हो जाएगा, गैस ज्यादा बनेगी, गठिया का रोग जाएगा, मंदाग्नि हो जाएगी, कब्ज हो जाएगा। तो इस तरह के रोग हमें होने शुरू हो जाएंगे। खाना खाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब अग्नि तत्व का अभाव है। तो सूर्य के इतने गुण हैं, जैसे सूर्य में एंटीबैक्टीरियल गुण है, ये रोग निवारक भी है। कोई चीज खराब होने लगती है तो हम क्या करते हैं घरों में? उसको धूप में रख देते हैं। फंगस लग रही है, धूप में रख दो, वो एकदम सारे बैक्टीरिया, सारी फंगस खत्म हो जाती है। तो हम अब अग्नि तत्वों को कैसे ग्रहण करें? पहली बात तो ये है कि हम सन बाथ लें, अगर पॉसिबल हो तो सन बाथ ले सकते हैं, लेकिन सन बाथ का समय जरूर देखना पड़ता है। गर्मियों में जैसे सूर्य निकलता है उसके थोड़ी देर के बाद, ज्यादा लेट नहीं, तेज धूप में हम सन बाथ नहीं लेना चाहिए। और सर्दियों में कम से कम 1 घंटा धूप में बैठे हम, और अगर हो सके तो सनलाइट में खाना पका के खाएं, उसमें भी कई गुण आ जाते हैं। सर्दियों में आग को तापें, तो ये भी एक तरह की चिकित्सा हो सकती है। तो ये अग्नि तत्व की थोड़ी सी बात की। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ये बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोरिंग तो नहीं लग रहा? अच्छा है, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए ना तो कई बार बोरिंग हो जाता है। आगे हम बात करेंगे जल तत्व की। तो जल तत्व के
ये पंचभूत महाभूतों में चौथा तत्व है। ये जो हम स्थूल रूप से जल देखते हैं ना, ये जल तत्व नहीं है। जल तत्व बहुत सूक्ष्म है। ये वो शक्ति है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में परिवर्तित करती है, जल में परिवर्तित करती है। लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म तत्वों पर हमारी पकड़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे स्थूल हैं, हम उन्हीं का सेवन कर सकते हैं। संसार में जैसे हमने बात की 2/3 वाटर है, यानी 70% के करीब करीब पानी है, और 1/3 ठोस पृथ्वी है, जिसमें मिट्टी आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही मानव शरीर की रचना भी कुछ ऐसी है। 2/3 इसमें वाटर है और शेष 1/3 इसमें हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, नाड़ियां हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। अब मानव के भोजन में भी अगर 2/3 वाटर कंटेंट हो जाए, तो 1/3 अनाज या चावल आदि हो जाए, तो हमें वो प्रोपोर्शन मिल जाता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। जल में 4 तरह के गुण पाए जाते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इसमें रस ऐड हो गया। 3 स्टेट्स हैं जल की, आप जानते हैं। जल लिक्विड स्टेट में हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। सॉलिड स्टेट में जब बर्फ बन जाती है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और जब हम गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है, वो गैस स्टेट में आ जाता है। लेकिन ये तीनों ही हमारे लिए बीमारियों को क्योर करने के लिए, इनमें तीनों में शक्ति है। क्यूरेटिव पावर जिसे बोलते हैं ना, जल में बहुत ज्यादा है। जल को बोलते हैं ये बीमारियों का शत्रु है। अगर हम जल कम पिएंगे तो क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा, शरीर में सुस्ती पड़ जाएगी, कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी। और एक बात है, जल ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्रिज में से निकाला ठंडा ठंडा खूब बर्फ डाल के, नहीं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम जल ग्रहण करें। जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे ना, घरों में मटके रखे होते थे, मिट्टी के घड़े होते थे, उसमें जल होता था। तो उसमें मिट्टी के गुण भी आ जाते हैं। एक तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। दूसरा, उसमें मिट्टी तत्व यानी पृथ्वी तत्व के गुण भी आ जाते हैं। तो ये दोनों तरह का फायदा हमें होता है। ये जल को एक सुप्रीम मेडिसिन कहा गया है। जैसे कहते हैं ना, किसी का बीपी बढ़ने लगा शुरू शुरू में, तो हाइड्रोथेरेपी कर लो भाई खूब सारा सुबह उठते ही बिना ब्रश किए रात का रखा हुआ बासी पानी पी लो, छोटे छोटे घूंट भर के। तो उससे क्या होगा, आपके सारे अंदर की सफाई हो जाएगी। एक तो इंटेस्टाइन्स क्लियर होती हैं, दूसरा किडनीज हमारे क्लियर हो जाते हैं, किडनीज में कोई भी टॉक्सिन नहीं रहते। स्किन भी बहुत साफ होती है, मुलायम होती है अगर जल तत्व पूरा है, हाइड्रेटेड रहती है। अगर हम जल तत्व कम लें, पानी कम ग्रहण करेंगे, तो स्किन ड्राई हो जाएगी। अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी पूरी तरह से जल तत्व नहीं मिलेगा। और हार्ट को भी खूब लिक्विड चाहिए, अंदर की क्लींजिंग नहीं होगी, बीपी बढ़ेगा और कई तरह की बीमारियां घेर लेंगी। और साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हम खूब जल पीते हैं, पहले तो खाली पेट जल का अलग महत्व है। दिन में अगर हम सोचे खाना खा लिया तो कोई नहीं, पानी सुबह नहीं पिया, नासी में खाना खाने के बाद पी लूंगी, नहीं, ये वो काम नहीं करेगा। जो एम्प्टी स्टमक पीना है, वो हमारे मुंह में जो है टॉक्सिन, वो जो सलाइवा होता है वो हमारे अंदर जाएगा, वो एंजाइम का काम करेगा। स्टमक के अंदर जो हमारे वेस्ट मैटर है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, टॉक्सिन डिसॉल्व हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो एक तरह की क्लीनिंग हो जाएगी हमारे अंदर। अगर किसी को हम देखते हैं ना, किसी का मूड खराब है, बड़ी बेचैनी हो रही है, कोई इंसान रो रहा है, उसको बड़ी क्रोध आ रहा है या जलन हो रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये पानी पी लो पहले, उसको ठंडा जल देते हैं। उससे क्या होता है, वो क्रोध शांत हो जाता है, बेचैनी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये परगेटिव भी है। परगेटिव यानी कि टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू बाहर भी निकालता है, शरीर को अंदर शांत भी करता है और पेट साफ भी करता है। इसका एक और गुण है, खून को जमा देता है। हम सोचेंगे भी खून को ये जल कैसे जमाएगा,
लेकिन आपको याद होगा किसी की नक सिर फूट जाए तो हम क्या बोलते हैं, सिर पे ठंडा पानी डालो, बर्फ रखो, वो खून को फिर बहने से रोक देता है और सेडेटिव का काम भी करता है। बहुत थके हुए हैं, बाहर से आए हैं, थकावट बहुत ज्यादा है, अब क्या करें? हम क्या करते हैं, गर्म पानी में सर्दियों में पैर डाल के बैठ जाओ, थोड़ा नमक डाल लो तो उसमें पैर डाल के बैठ जाओ और सारी थकावट दूर हो जाती है और बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। सेडेटिव का काम करता है। वैसे डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं कि रात को सोने से पहले कम से कम आधा गिलास पानी अगर पी के सोते हैं तो हार्ट डिजीज का खतरा बहुत कम हो जाता है। सोने से पहले आधा गिलास, बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा। शाम तक खूब पानी पिए जितना भी पीना है, और रात को सोते वक्त आधा गिलास पानी अगर पी लें तो वो हमें फायदा ही करता है। अब इतने इंपॉर्टेंट तत्वों को हम कैसे प्राप्त करें? पहले मैंने बात की उषा पान की, कि बासी पानी अपने सिरहाने रख लो। सुबह उठते ही हमारे समर्थ गुरु क्या बोलते हैं, सुबह उठते ही आंखें खोले बिना उठ के बैठिए, 2-3 लंबे श्वास लीजिए, 5 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ये बोला है ना हमारे समर्थ गुरु ने कि सुबह सुबह ओम का उच्चारण करना है, जिससे हमारे पूरे कमरे में पॉजिटिविटी फैल जाएगी। और अगर घर में सभी लोग ऐसा करते हैं तो घर के सभी कमरे पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर हम जानते हैं ओंकार स्वरूप है। और जब हम सुबह उठते ओम का उच्चारण करेंगे तो वो अट्रैक्ट होता है ओम के उच्चारण से, और हमारा ध्यान, अगर हम ध्यान देते हैं अपने अंदर निराकार की तरफ, तो हम उससे जुड़ जाते हैं एक तरह से। और वो जब सुबह का जुड़ाव होता है ना, वो बहुत काम करता है पूरे दिन में। तो पहले ओम की ध्वनि करें 5 बार, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट पानी पिए, जितना पी सकते हैं। करने के तो आप 4 गिलास पियो, लेकिन सबकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। शुरुआत करने के लिए 1 गिलास से शुरू करो, धीरे धीरे थोड़ा 1.25 गिलास, 1.5 गिलास, थोड़ा 1 हफ्ता 1.5 गिलास पिया, फिर 2 गिलास पे आ जाओ। करते 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप देखना शरीर कितना हल्का फुल्का हो जाएगा, कितना स्वस्थ हो जाएगा। आपकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी सारी, धीरे धीरे रोज खत्म होती जाएगी और बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। इसके और भी फायदे हैं, इंटेस्टाइन तो क्लियर होती है और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहती। अगर आप खूब सारा जल पीते हैं सुबह तो पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, पेट भी साफ हो जाता है। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी, यानी पाइल्स की प्रॉब्लम टिक नहीं सकती, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी तो पाइल्स कहाँ रहेगा। ठीक है, तो पानी हम कैसा पिए? गर्मियों में तो रूम टेम्परेचर वाला पिए और सर्दियों में थोड़ा सा वार्म, ठंडा नहीं, थोड़ा वार्म करके पिए। दूसरा तरीका है जल का सेवन करें, जैसे 2 मील्स के बीच में खूब सारा पानी पिए। लंच कर लिया, रात को डिनर से पहले खूब सारा पानी पिए, जितना पी सकते, जितनी आपको प्यास है। ये नहीं कि आप पानी से ही बहुत ज्यादा भी खराब करती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जितने हमें प्यास लगती है उतना पानी पीते जाएं, रोक के नहीं, लेकिन कम से कम 2-3 गिलास तो जरूर पिए। दिन में 2 लीटर पानी की कोशिश करें कि इतना तो पानी अंदर जाना ही चाहिए। और रोज स्नान करें। स्नान का फायदा क्या है? एक तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, पानी भी स्किन के ऊपर जाएगा तो सारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। दूसरा, पोर्स हमारे खुलते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। स्किन के पोर्स खुले होंगे तो हमारे अंदर जो है वो हवा का, स्किन के थ्रू, पोर्स के थ्रू जो हम ब्रीथ करते हैं, वो ब्रीदिंग अच्छी चलती रहेगी और बॉडी हेल्दी रहेगी। जैसे कि घर के अगर खिड़कियां दरवाजे खुले होते हैं तो घर में स्वच्छ हवा आती है, उसी तरह हमारी बॉडी अंदर बाहर से स्वच्छ हो जाती है। तो स्नान जरूर करें। और स्नान के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि गर्म पानी से प्लीज स्नान नहीं करें। सर्दियों में अगर ताजा पानी से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर ठंडा पानी है बहुत ज्यादा तो उसमें उतना को गर्म पानी डालें कि वो फ्रेश वाटर की तरह, रूम टेम्परेचर जैसे होता है ना, तो उस तरह का हो जाए। गर्म पानी से जब स्नान करते हैं तो हमारी वाइटल फोर्स डिप्लीट होता है, वाइटल फोर्स हमारा कम होना शुरू हो जाता है, तो उससे बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। तो आजकल वैसे बच्चों को आदत है सुबह उठते ही पहले गीजर ऑन करो सर्दियों में। गर्मियों में तो ताजे पानी से नहाएं, लेकिन सर्दियों में भी ये नहीं कि आप गर्म गर्म पानी से नहाएं, नहीं, कोशिश करें फ्रेश वाटर जितना हो जाए उतना गर्म पानी बीच में डाल सकते हैं। अगर बहुत ठंडा है तो आई बात ले सकते हैं। आई बात कैसे? मुंह में ताजा पानी भर लें, पूरा मुंह में भर के
आंखें खोल के उसमें आंखें छिट्टे डालें, पानी के छिट्टे डालें। और एक और बात है, अगर आप एक बोल में फ्रेश वाटर ले लेते हैं और आंखें उसमें डाल के उसको खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, 10-12 बार कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी आई साइट बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो आई साइट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह आप जल तत्व प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम तो स्थूल जल लेंगे, बॉडी अपने आप जो उसको चाहिए होता है ना, वो अपने आप प्राप्त कर लेती है। बॉडी इज सच ए वंडरफुल मशीनरी, इट इज सच ए मिरेकल कि वो अपने आप चीजों को कन्वर्ट कर लेती है जो जो उसकी जरूरत है। हमें तो सिर्फ ये जो स्थूल चीजें हैं उनको ही ग्रहण करना है। आगे बात करें आखिरी पृथ्वी तत्व की। कहते हैं कि सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, आकाश तत्व से वायु की, वायु तत्व की, फिर वायु तत्व से अग्नि तत्व की, अग्नि तत्व से फिर जल की, क्योंकि जल H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पड़े हों जल नहीं बनेगा, लेकिन अग्नि तत्व बीच में आ जाए तो फिर जल बन जाता है। यानी ये सारे मिलकर हैं तो आकाश तत्व से सारे निकले हुए, लेकिन फिर ये सीरियल वाइज में आकाश तत्व से वायु तत्व की, फिर वायु तत्व से अग्नि तत्व की, फिर जल तत्व की, और फिर लास्ट में पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी से वनस्पतियों की, औषधियों की, अन्न की, और अन्न से मानव की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी तत्व में तो पांचों तत्व समाहित होते हैं। इसके गुण हैं, इसमें एक गुण और ऐड हो गया गंध का। शब्द है इसमें, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल तत्व है। इसमें सभी महाभूतों का समावेश है, सारे इसमें तत्व आ जाते हैं। हम कहते हैं ना, एक पेड़ के पास खड़े होते हैं, अगर हम पेड़ से लिपट जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमें सारे तत्व मिलते हैं। पृथ्वी तत्व भी उसमें है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, आकाश तत्व तो है ही है। तो नेचर के साथ रहने से हमें कई तरह के फायदे होते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है, 5 तत्व मिलते हैं। तो पृथ्वी तत्व करता क्या है, हमारे शरीर को बलशाली बनाता है, पुष्ट बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये सब रोगों की रामबाण औषधि है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में विषैले तत्वों को नष्ट करने की अचूक शक्ति है। अब जैसे कोई जानवर है, कोई हम देखते हैं ना कि कोई डॉग है या कोई ऐसा जानवर मरा पड़ा है, हम क्या करेंगे, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई उसकी बॉडी की, हम उसको जमीन के अंदर दबा देते हैं, फिर स्मेल तो नहीं आती। बाद में आप कुछ सालों के बाद खोद के देखो, कुछ भी नहीं होता। पृथ्वी तत्व सारी गंध को एब्जॉर्ब कर लेती है, सारी दुर्गंध नाशक है ये। डेड बॉडीज इतनी इसमें दफनाई जाती हैं, बाहर डेड बॉडी पड़ी हो तो आपको पता है कुछ दिनों में कितनी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी तत्व के अंदर हम डेड बॉडीज को बरी करते हैं जब, तो कोई स्मेल नहीं आती है। तो ये सारी दुर्गंध नाशक है, बहुत शक्तिशाली तत्व है ये। हम क्या करते हैं नेचुरोपैथी में, तो सबसे पहले एनीमा से पहले पेट के ऊपर मड पैक रख देते हैं, मिट्टी का लेप कर देते हैं, मिट्टी की एक पट्टी सी बना के उसके ऊपर रख देते हैं। वो क्या करती है, पेट की सारी जो टॉक्सिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद पेट क्लियर हो जाता है। स्किन डिजीजेस में मिट्टी बहुत काम करती है। हम देखते हैं कि मुल्तानी मिट्टी तो एक पैक की तरह चेहरे पर लगाई जाती है। ये ब्यूटिशियंस भी हैं, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते हैं फेस पैक के ऊपर, फेस पैक बनाते हैं उसके साथ। घरों में लेप करते थे पहले पुराने जमाने में, आपको याद है कि मिट्टी का लेप करते थे, गोबर का या मिट्टी का। वो किस लिए, ताकि सारे बैक्टीरिया, सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तो इसको सर्दी गर्मी को रोकने की भी इसमें बड़ी अचूक शक्ति है। जो घर होते हैं ना मिट्टी के, उनमें ना तो बहुत ठंड होती है अंदर, ना ही बहुत गर्मी होती है। गर्मियों में ठंडे से होते हैं। अब ये मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हम मिट्टी के घरों में रहना शुरू कर दें, लेकिन मिट्टी का उपयोग हम कई तरीकों से कर सकते हैं। तो हम योगी क्या करते थे, वो अपने शरीर पर धूनी रमा लेते थे, वो भी एक तरह की मिट्टी है, राख है। तो उससे क्या होता था, कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी हो, उनको ना गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती थी बहुत ज्यादा। मिट्टी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है
अगर कोई जलन हो रही है ना स्किन के ऊपर, तो अब तो कई दवाइयां आ गई हैं, ऑइंटमेंट आ गई है लगाने के लिए। तो पहले लोग क्या करते थे, थोड़ी सी मिट्टी लेके उस जलन के ऊपर लगा देते थे, जलन कम हो जाती थी। और अगर टेम्परेचर हो गया तो क्या करते थे कि मिट्टी की पट्टी माथे पे और पेट पे रख देते थे। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाता, 2 घंटे के अंदर अंदर फीवर बहुत कम हो जाता था। अब तो हम क्रोसिन और टेबलेट्स और ये सब खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वो देसी तरीकों से ही सारा उपचार किया करते थे। इतना इम्पोर्टेंट तत्व है, हम इसको कैसे प्राप्त करें? आजकल चलन नहीं है नंगे पैर चलने का, लेकिन कम से कम हमारे समर्थ गुरु भी कहते हैं कि घर में नंगे पैर चले, जहां तक हो सके गर्मियों में, कम से कम गर्मियों में घर में नंगे पैर चलें। हर वक्त जूता पहन के रखना भी बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। उससे क्या होगा, हमें पृथ्वी तत्व मिलेगा, हमारी वाइटल फोर्स जो है इंक्रीज होता है नंगे पैर चलने से। एक तो जब हम वॉक करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो हमारी एक्यूप्रेशर भी होता है, प्रेशर पड़ता है ना पैरों के ऊपर। जूता पहन के चलेंगे, बड़े सॉफ्ट से जूते हम पहनते हैं आजकल, जितना सॉफ्ट हो उतना बढ़िया। तो उससे क्या होता है, एक्यूप्रेशर तो होता ही नहीं है। घरों में नंगे पैर चलेंगे, एक्यूप्रेशर भी होगा। तो कोशिश करें कि भोजन ऐसा लें जिसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व का समावेश, ऐसा प्रपोर्शन हो जो हेल्थ के लिए जरूरी है। लोग पहले धरती पे सोते थे, जमीन पे सोते थे दिन को, जैसे गर्मियों का मौसम है, जमीन पे, ठंडी जमीन पे लेट गए। उससे क्या होता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इंसोम्निया नहीं होता, बीपी की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर रहती है, स्टमक की एलिमेंट्स नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। मिट्टी के घड़े में पानी रखकर पिएं, फ्रिज का ठंडा पानी अवॉइड करें जहां तक पॉसिबल है। आजकल तो हम आरओ का पानी पीते हैं। अगर आरओ का, हाँ ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आरओ का पानी मैंने मटके में डाला और उसका पीएच लेवल टेस्ट किया, वो कितना बढ़ जाता है। उसमें मिट्टी, उसमें ये पृथ्वी तो ऐड हो जाता है, तो आरओ का पानी मटके में डालने से उसका पीएच लेवल काफी बढ़ गया। तो मैं तो हैरान हो गई पहली बारी देख के। तो उसके बाद मैंने ये असूल बना लिया कि आरओ का पानी ऐसे नहीं पिएंगे, हम उसमें डाल के, मटके में डाल के पिएंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बाजार से बिस्लरी बॉटल ली, प्लास्टिक बॉटल में पानी होता है, वो तो डेड वाटर हो जाता है कुछ देर पड़ा रहने के बाद, तो हम वही पीते हैं। उसमें बॉडी को वो जल तत्व वैसा नहीं मिलता जैसा शुद्ध हमें मिलना चाहिए। और अगर हम मिट्टी के बर्तन का थोड़ा बहुत प्रयोग करें, पहले लोग तो तंदूर में, मिट्टी के तंदूर में रोटी बनाते थे, उसकी मिठास ही अलग थी। तो अब तो वैसे तो मिट्टी के बर्तन आ गए हैं, हांडियां आ गई हैं, कढ़ाई आ गई है, तवा मिट्टी का आ गया है। तो मैंने भी एक बार ऐसे ही ट्राई किया कि देखती हूँ कि तवे की रोटी, मिट्टी के तवे की और दूसरे तवे की कितना फर्क है। फर्क है, मुझे काफी फर्क लगा, उसकी मिठास ही अलग है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इन तत्वों को प्राप्त करके उनको बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, आजकल तो ठीक है, जैसे हमारी लाइफ बड़ी हेक्टिक हो गई है, हम ये नहीं कर सकते कि मिट्टी की हांडी में खाना पकाएं रोज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं मानती हूँ कि इस तरह की चीजें अब संभव नहीं है, लेकिन कम से कम पानी तो पी सकते हैं घड़े का, नंगे पैर तो चल सकते हैं। गर्मियों में घास के ऊपर नंगे पैर चलें, इससे जो गले के रोग हैं वो दूर होते हैं, कोल्ड वगैरह, हेडेक ठीक होती है। तो थोड़ी थोड़ी जो हमारे लिए पॉसिबल है, हम उतना तो कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि कहने को तो मैं और कितनी देर लगा दूं, लेकिन टाइम काफी हो गया, अभी हमें ध्यान भी करना है। तो आज हम ध्यान जो करेंगे तो उसका नाम है ब्रह्मनाद ध्यान। अभी हमने बात की कि शब्द जो है वो गुण है आकाश तत्व का। तो ब्रह्मनाद ध्यान में हम गुंजार करेंगे। पहले तो हमारा होगा मंगल कामना, उसमें हम अपने भाव जोड़ेंगे। दूसरा चरण होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते करते हम ऐसे करेंगे कि साक्षी रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम साक्षी रहें, ये सबसे जरूरी है। अगर हम साक्षी नहीं रहते, बेहोशी में उतर आते हैं, तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता। हम साक्षी रहेंगे, यानी जब ब्रीद इन कर रहे हैं, जो ध्वनि बाहर से आ रही है उसको भी सुने, और ब्रीद आउट करें तो हमारे यहाँ ऊपर सिर में वाइब्रेशन महसूस होगी, उसको भी महसूस करें, उसको सुने। ऐसे क्या होगा, हमारी बॉडी और माइंड में एक हार्मनी पैदा हो जाएगी। और फिर
हमारा ध्यान में प्रवेश बड़ा इजी हो जाएगा, जंपिंग बोर्ड की तरह हम उसमें जंप कर जाएंगे ध्यान में। तो अब हम ये ध्यान शुरू करते हैं और मैं स्वामी केतन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाद ब्रह्मनाद ध्यान लगा दें और ये हम मंगल कामना से शुरू करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ लें, दोनों हाथ हृदय चक्र पर रख लें, आंखें बंद करें और मंगल भाव में अपने भाव जोड़ें, मंगल कामना में अपने भाव जोड़ें। ब्रह्मनाथ ध्यान में आपका स्वागत है। सुखपूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। पहला चरण मंगल कामना। भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। अगला चरण भ्रामरी प्राणायाम। धारा के साधक हैं वो ईयर प्लग्स डाल सकते हैं, माथे पे पट्टी लगा सकते हैं, आंखों पे पट्टी लगा सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड, और ताकि वो अपने अंदर डूबने की कोशिश करें साथ साथ। गहरी सांस लेते हुए संगीत को सुनें और सांस छोड़ते हुए बंद मुख से भौरे जैसा गुंजार करें।
जो मित्र लेटना चाहें लेट सकते हैं, जो बैठे रहना चाहें वो बैठे रहें और भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पैरों से लेकर ऊपर तक धीरे-धीरे ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया। भाव करें श्वास हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो गई। भाव करें मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। विचार कम हो रहे हैं। विचार कम हो रहे हैं। कोई विचार आए तो उसे देखें, देखने वाले हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। कोई भाव या विचार आए तो दृष्टा होकर उसे देखें। मन शांत हो गया। बस आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसे देखें। अपने निराकार को देखें। प्रेम से देखें। यही मैं हूँ। यही मेरी आत्मा का स्वरूप है। प्रेम से देखें, देखते जाएं, लगातार देखें और फोकस न करना है किसी पॉइंट पे। इसके पूरे विस्तार को देखें। इसकी विराटता को देखें। इसकी विराटता को देखें। लगातार देखें। प्रेम पूर्वक देखें। देखते देखते आप पाएंगे कि इसमें गहराई नजर आनी शुरू हो गई। गहराई को देखते जाएं। उस गहराई को सुनते रहें। इसके अंदर लाभ है, अमृत है। लेकिन जैसा भी दिखाई दे इसे देखें। पूरे विराटता से लगातार प्रेम से देखें। ये और विराट होना शुरू हो जाता है। विराट दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इसे देखते देखते इसी में लीन हो जाएं, इसी में समा जाएं, इसी में डूब जाएं। ध्यान घटित हो जाएगा। हरिओम तत्सत।
लंबी श्वास लें और धीरे-धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। और दाएं तरफ से उठ के बैठ जाएं। आंखें अभी बंद रहेंगी। दोनों हाथ चक्र पर रखें और अहोभाव से भर जाएं। पूरे अस्तित्व के प्रति परम गुरु ओशो, परम गुरु नानक देव जी, परम गुरु सूफी बाबा और अपने प्यारे समर्थ गुरु के प्रति अहोभाव से भर जाएं। हे प्रभु, हमें शांति के ध्यान के कुछ पल मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं आपके घर वालों का जो आपको सहयोग करते हैं ध्यान में जाने के लिए। इस शरीर का धन्यवाद, इस मन का धन्यवाद जो हमारा साथ देता है ध्यान करने में। धन्यवाद करते हैं कर्नल अंतोष जी का, स्टेट कोऑर्डिनेटर आचार्य आशुतोष जी का और हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर आचार्य कुंज बिहारी जी का, जिनके अथक परिश्रम और सहयोग से हम ये सब कर पाते हैं। और निरंतर 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम लगातार हर थर्सडे को ये मेडिटेशन चल रही है बिना किसी ब्रेक के। आचार्य कुंज बिहारी जी तो गुरु भक्ति इनमें कूट कूट के भरी है और ये निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चरणों में मेरा एक बार फिर नमन। धन्यवाद करते हैं हमारे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर स्वामी केतन जी का, जो हमें पीछे से टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उनकी सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं है। तो आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने ध्यान से, इतने धैर्य से मेरी बातों को सुना और आपके साथ मैं रूबरू हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमें